हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य शर्मा एंड वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात की। मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया, डायनामिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताया और बहुत सारी बातें हम लोगों ने वहां पे की। ठीक है, आप लोग उन लेक्चर्स को देखेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो असेंबली होती है वो कैसे होती है और कहां पे होती है, किस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो एलिमेंट होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जो वहां पे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, वो सिंथेसाइज होकर अपने टारगेट साइट तक पहुंचते हैं। उन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको एक चीज और बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड मॉलिक्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एसिमेट्रिक होता है। मतलब आउटर फेस पे कुछ अलग टाइप की फास्फोलिपिड्स पाई जाती हैं, लिपिड्स पाई जाती हैं, और इनर सरफेस पे कुछ अलग टाइप की लिपिड्स पाई जाती हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन एसिमेट्री जिसको हम लोग टर्म देते हैं। ठीक है, आप लोग मेम्ब्रेन एसिमेट्री के बारे में जानते होंगे, बहुत सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ठीक है, मेम्ब्रेन एसिमेट्री के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। मैंने भी अपने सेकंड लेक्चर में मेम्ब्रेन एसिमेट्री के बारे में बताया है कि कौन सी फॉस्फोलिपिड कहां पे पाई जाती है और उनका रोल क्या होता है। मैंने अपने सेकंड लेक्चर में ये चीज वहां पे बताया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको किसी भी लेक्चर में ये नहीं मिलेगा कि ये मेम्ब्रेन की जो एसिमेट्री होती है ये ओरिजिनेट कहां से होती है। तो हम लोग उन चीजों के बारे में बात करेंगे कि ये मेम्ब्रेन की जो एसिमेट्री होती है वो ओरिजिनेट कैसे होती है। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। मेम्ब्रेन एसिमेट्री के बारे में पिछले प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पहले ही पूछे जा चुके हैं, लेकिन अब जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जरूरी नहीं है कि वो दोबारा से रिपीट होंगे। अब क्वेश्चंस अंदर से आएंगे। ठीक है, तो हम लोग अंदर की बातें थोड़ा सा करेंगे कि जो एसिमेट्री होती है मेंटेन कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिंथेसिस होती है वो कहां से स्टार्ट होती है और कैसे स्टार्ट होती है। ठीक, तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी अगर हम लोग बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बनने में। सबसे पहली बात लिपिड बाइलेयर है, तो वहां पे ढेर सारे लिपिड मॉलिक्यूल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिपिड मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे। ठीक है, ये सारे क्या हैं, लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, लिपिड है क्योंकि लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, तो कौन कौन सी लिपिड्स होंगी, बेसिकली फास्फोलिपिड्स होंगी, ग्लाइकोलिपिड्स होंगी, स्फिंगोलिपिड्स होंगी और कोलेस्ट्रॉल, ये सब लिपिड में आ जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि वहां पे प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं, तो कुछ प्रोटीन्स की भी जरूरत वहां पे पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारे लिपिड्स और ये प्रोटीन्स ये मिलके फास्फोलिपिड, ये मिलके हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये सारे एलिमेंट्स कहां पे सिंथेसाइज होंगे, ये सारे मॉलिक्यूल कहां पे सिंथेसाइज होंगे। जितने भी मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं, जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं, ये सारे के सारे सिंथेसाइज होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक, ये सब के सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नई मेम्ब्रेन की सिंथेसिस कहां पे शुरू होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, नई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं। तो थोड़ा सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एनिमल की सेल को ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस सेल की सबसे आउटर बाउंड्री क्या होगी, डेफिनेटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, मैंने आपको बताया है। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपका साइटोसॉल होगा। ठीक है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। इन सारी चीजों के बारे में आप लोग जानते हैं, मैं जस्ट रिफ्रेश कर रहा हूं आपको। एक न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक, अब इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कहानी शुरू होती है। इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कुछ फर्दर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन सेल में पाए जाते हैं जिनको हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होते हैं। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होती है बिल्कुल वैसी ही मेम्ब्रेन पाई जाती है जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है। स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ठीक है, अब इसको मैंने थोड़ा सा, इस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके बनाया हुआ है। यहाँ पे क्या क्या चीजें पाई जाती है, मैंने कहा कि एक लिपिड बाइलेयर होती है, तो यहाँ पे मैंने बाइलेयर दिखाया है। ठीक है, लिपिड बाइलेयर के साथ साथ यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं, कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कुछ प्रोटीन्स और एंजाइम्स हैं, इनके नाम हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ठीक है, और इस मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल का जो इंटरनल पोर्शन होता है, जो साइटोसॉल से सेपरेटेड जो पोर्शन होता है, जिसको ये मेम्ब्रेन सेपरेट करती है, इसके अंदर वाला पोर्शन, इसको हम लोग कहते हैं ईआर ल्यूमेन। ठीक है, ये साइटोसॉल से अलग होता है, इस मेम्ब्रेन के थ्रू ये अलग रहता है, तो ये ईआर का ल्यूमेन हो गया। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, ईआर ल्यूमेन हो गया जो कि इंटरनल पोर्शन है।
एक बाइलेयर मेम्ब्रेन हो गई, मेम्ब्रेन में दो फेस होगा, एक फेस ल्यूमेन को फेस करेगा, एक लीफलेट ल्यूमेन को फेस करेगी और दूसरी लीफलेट किसको फेस करेगी, साइटोसोल को फेस करेगी। ठीक है, ये मैंने जो ब्लू कलर से यहाँ पे बाइलेयर का लीफलेट बनाया हुआ है ये साइटोसोल को फेस कर रही है और ब्लैक कलर वाली जो लीफलेट है वो ल्यूमेन को फेस कर रही है। ठीक है, तो बाइलेयर हो गई। ठीक है, तो अब जो मैंने बताया कि जो फास्फोलिपिड्स होते हैं उनकी सिंथेसिस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, तो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहां होती है, तो आंसर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में होती है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन की आउटर लीफलेट में होती है। आउटर लीफलेट का मतलब हो गया जो लीफलेट साइटोसोल को फेस कर रही है उस लीफलेट में नई फास्फोलिपिड्स की सिंथेसिस होती है। ठीक है, न्यू फास्फोलिपिड्स कहां सिंथेसाइज होंगे, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है जो साइटोसोल को फेस कर रही है, साइटोसोलिक फेस वाली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है वहां पे नई फास्फोलिपिड्स की सिंथेसिस होती है, क्योंकि उनको सिंथेसाइज करने वाले जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है उसके साइटोसोलिक फेस पे पाए जाते हैं। ठीक है, जितने भी एंजाइम्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं सारे के सारे साइटोसोलिक फेस पे पाए जाते हैं, इसीलिए साइटोसोलिक फेस पे जो नई फास्फोलिपिड्स होती हैं उनकी सिंथेसिस होती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी अभी हम लोगों ने बात किया कि जो नई फास्फोलिपिड्स बनती हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में बनती हैं और मेम्ब्रेन की जो साइटोसोलिक साइट होती है वहां पे बनती है। ठीक है, साइटोसोलिक फेस पे बनती हैं। क्यों, क्योंकि वो सारे एंजाइम्स जो फास्फोलिपिड की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइटोसोलिक फेस पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये एंजाइम्स क्या करते हैं, फैटी एसिड्स को एज ए सबस्ट्रेट यूटिलाइज करते हैं। दीज एंजाइम्स यूटिलाइज फैटी एसिड्स एज ए सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होंगी, फैटी एसिड्स होंगी। फैटी एसिड्स को सबस्ट्रेट की तरह यूटिलाइज करते हैं और नई फास्फोलिपिड की सिंथेसिस करते हैं। ठीक, अब एक कॉमन सेंस की बात ये होती है कि अगर सारी नई फास्फोलिपिड्स साइटोसोलिक फेस पे बन रही हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जितनी भी नई फास्फोलिपिड्स बनी वो सारी की सारी साइटोसोलिक फेस पे डिपॉजिट हो जाएंगी। ठीक है, सारी की सारी कहां होंगी, साइटोसोलिक फेस पे डिपॉजिट हो जाएंगी। तो इसका कंसीक्वेंस क्या होगा कि जो हमारा साइटोसोलिक फेस होगा वहां पे फास्फोलिपिड्स का नंबर ज्यादा होगा और जो हमारा ल्यूमेन वाला फेस होगा वहां पे जो फास्फोलिपिड्स का नंबर होगा वो कम होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना, साइटोसोलिक फेस पे फास्फोलिपिड्स का नंबर ज्यादा होगा और जो हमारा ल्यूमेन वाला फेस है वहां पे फास्फोलिपिड का नंबर कम होगा। ठीक है, तो लेकिन जो हमारी मेम्ब्रेन बनती है, मैं आपको बता दूं, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वहां पे दोनों ही लीफलेट्स में जो फास्फोलिपिड्स के नंबर होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो जाता है कि अगर साइटोसोलिक सरफेस पे ज्यादा फास्फोलिपिड्स प्रेजेंट हैं और हमारा जो ल्यूमेन वाला सरफेस है वहां पे कम फास्फोलिपिड्स प्रेजेंट हैं, तो ऐसा कैसे हो जाता है कि दोनों में इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, नेचर ने कुछ ऐसा बनाया होगा। ठीक, यहीं पे रोल आता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट का। मैंने आपको बताया था कि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है वो मेम्ब्रेन की असेंबली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, मैंने अब देखिए आप यहाँ पे ये भी बात आती है, मैंने आपको कहा था कि जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है वो थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल होता है, लेकिन फिर नेचर ने उसे बनाया क्यों, नेचर ने उसको इसीलिए बनाया क्योंकि अब यहाँ पे रोल आएगा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट का। क्या होगा, जो साइटोसोलिक फेस पे ज्यादा नंबर है फास्फोलिपिड का, वहां से जो फास्फोलिपिड्स हैं वो फ्लिप करके कहां जाएंगी, हमारी ल्यूमेन वाली साइड पे जाएंगी, ल्यूमेन वाले फेस पे जाएंगे। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट अब यहाँ पे एक्शन करेगा। ठीक, अब फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि ये स्पेसिफिक टाइप का मूवमेंट है, जब तक कि किसी प्रोटीन के थ्रू ये कैटालाइज नहीं होता है ये बहुत ही स्लो होता है। ठीक है, और मैंने आपको 3 टाइप की प्रोटीन्स बताई थी, फ्लिपेज, फ्लॉपेज और स्क्रैम्बलेज। ठीक, तो अब इन तीनों में से यहाँ पे किसका रोल आएगा, ठीक, यहाँ पे इन तीनों में से रोल आएगा स्क्रैम्बलेज का। क्यों, क्योंकि जो स्क्रैम्बलेज होता है वो फास्फोलिपिड्स के कंसंट्रेशन को भी सेंस करता है। ठीक, क्या करता है कि ये हायर कंसंट्रेशन अगर कहीं पे है फास्फोलिपिड्स का तो वहां से फास्फोलिपिड्स को लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ले जाता है। ठीक, जहां पे फास्फोलिपिड्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है, नंबर ज्यादा है, वहां से कम नंबर की तरफ क्या करता है, फास्फोलिपिड्स को ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही नई फास्फोलिपिड्स बनके साइटोसोलिक रीजन में तैयार होंगी वैसे ही जो हमारे फास्फोलिपिड स्क्रैम्बलेजेस हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, और उनके एक्टिवेट होते ही क्या होगा, ये रैंडमली फास्फोलिपिड्स को सिलेक्ट करते हैं और साइटोसोलिक फेज से ल्यूमिनल फेज की तरफ ले जाने लगते हैं।
ठीक है, रैंडमली सिलेक्ट करके ले जाना शुरू करते हैं। ठीक, इसकी वजह से क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिंथेसिस होती है वो इवनली होती है। इवनली का मतलब अभी नंबर तो सेम हो गए हैं, ठीक, नंबर सेम हो गए हैं दोनों ही साइड पे। अब फास्फोलिपिड के नंबर सेम हो जाएंगे, क्योंकि स्क्रैम्बलेज क्या करेगा, दोनों साइड से जहां पे ज्यादा नंबर है वहां से कम नंबर की तरफ फास्फोलिपिड को ले जाएगा। ठीक है, तो कैसे ले जाएगा मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू शॉर्ट में बना के एक बार दिखा देता हूं। ठीक है, तो अभी भी हम लोग बात कर रहे थे कि जो नई फास्फोलिपिड्स बनती हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन की जो साइटोसोलिक फेस होती है उस तरफ बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लिपिड बाइलेयर बनाया हुआ है। ये क्या है, लिपिड बाइलेयर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, ये वाला पोर्शन इसका साइटोसोलिक पोर्शन हो जाता है, मतलब ये वाली जो लीफलेट है इस बाइलेयर की, ये साइटोसोलिक लीफलेट हो गई, ये वाली ल्यूमेन की साइट वाली लीफलेट हो गई। ठीक है, ठीक, अब क्या होगा कि जब नई फास्फोलिपिड की सिंथेसिस होगी तो इस वाले लीफलेट में होगी, क्योंकि सारे एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जब सिंथेसिस होगी तो मान लीजिए चार लिपिड मॉलिक्यूल सिंथेसाइज है। ठीक है, तो ये चारों लिपिड मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आकर के साइटोसोलिक फेस पे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो नंबर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स थे वो बढ़ गए। पहले कितने नंबर थे, 4 थे, यहाँ भी 4 थे, दोनों साइड इक्वल थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही नए फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होके आए वो साइटोसोलिक फेस पे क्या हुए, डिपॉजिट हो गए। तो अब जब वो साइटोसोलिक फेस पे डिपॉजिट हो गए तो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स के नंबर बढ़ गए। अब आप देखिए यहाँ पे 4 फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल यहाँ पे बढ़ गए हैं। ठीक है, 8 फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल आपके हो गए हैं साइटोसोलिक सरफेस पे, और ल्यूमेन के सरफेस पे अभी भी यहाँ पे 4 ही मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, लेकिन जो मेम्ब्रेन की सिंथेसिस होती है वो सिमेट्रिक होती है, मतलब जितने मॉलिक्यूल यहाँ पे उतने ही मॉलिक्यूल यहाँ पे। ठीक, तो इसी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को सेंस करते हैं फास्फोलिपिड स्क्रैम्बलेजेस। वो क्या करते हैं, स्क्रैम्बलेजेस आते हैं, देखते हैं भाई यहाँ पे नंबर ज्यादा है और यहाँ पे नंबर कम है, लेकिन सिस्टम क्या मांगता है कि दोनों साइड नंबर बराबर होने चाहिए। तो ये अपना एक्शन लेते हैं। ये एक्शन क्या लेते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से लो कंसंट्रेशन की तरफ फास्फोलिपिड्स को ले आते हैं। ठीक है, अभी यहां से फास्फोलिपिड्स को लेके आना शुरू करेंगे। ठीक, तो स्क्रैम्बलेज क्या करेंगे, रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे रेड पोलर हेड ग्रुप वाली सिंथेसाइज हुई है तो रेड वाली को ही सिलेक्ट करेंगे, नहीं, ये किसी भी फास्फोलिपिड को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ले आकर के सिर्फ नंबर को इक्वल करेंगे। ठीक है, जितने नंबर यहाँ उतने नंबर यहाँ पे कर देंगे। स्क्रैम्बलेजेस क्या करेंगे, साइटोसोलिक फेस से ल्यूमेन की फेस की तरफ ले आना शुरू कर देंगे, यहां से यहां लाना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे ही स्क्रैम्बलेज अपना एक्शन लेंगे तो दोनों ही लीफलेट्स में क्या होगा, जो फॉस्फोलिपिड्स के नंबर है वो इक्वल हो जाएंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिमेट्रिक ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, ये तो बात हुई कि हाँ ठीक है सिंथेसाइज हो गई और दोनों साइड नंबर इक्वल हो गए। ठीक, मामला सिमेट्रिक है, इवन है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें साइडनेस होती है। साइडनेस का मतलब ये होता है कि एक जो लीफलेट होती है उस पे कुछ अलग कंपोजिशन होगा और जो दूसरी लीफलेट होती है उस पे कुछ अलग कंपोजिशन होता है, मतलब लिपिड मॉलिक्यूल्स अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये कंजर्व होता है, ऐसा होना ही चाहिए। क्यों, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फंक्शनल प्रॉपर्टी है वो इसी चीज पे डिपेंड करती है कि आउटर लीफलेट की जो कंपोजिशन है वो कुछ और हो और इनर लीफलेट का कंपोजिशन है वो कुछ और हो। ठीक है, क्योंकि मेम्ब्रेन की यहाँ पे बहुत सारी चीजें इंटरप्ले करती हैं, जैसे मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी, जो आउटर फेस पे जो लिपिड्स पाई जाती हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो मेम्ब्रेन को लेस फ्लूइड बनाए, इनर पोर्शन पे जो पाई जानी चाहिए वो ज्यादा फ्लूइड बनाए, तो यहाँ पे फ्लूइडिटी की भी बात आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एसिमेट्रिक होना जरूरी है। ठीक, तो यहां तक अभी तक हम लोगों ने जितनी बात की वहां से कहीं भी एसिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया, क्योंकि मैंने कहा कि इक्वल नंबर होने चाहिए। यहाँ पे सिंथेसाइज कुछ और हुआ, लेकिन स्क्रैम्बलेजेस ने क्या किया, रैंडमली फास्फोलिपिड्स को सिलेक्ट किया और दोनों पोर्शन में नंबर को तो बराबर कर दिया। लेकिन एसिमेट्री कहां से आ जाती है इसमें, क्योंकि जो भी फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचते हैं या न्यूली सिंथेसाइज मेम्ब्रेन का पोर्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचता है, उसमें पहले से ही जो लिपिड मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट होता है वो एसिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो एसिमेट्री कहां से आती है। ठीक है, तो जो एसिमेट्रिक नेचर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो बिगिन होता है गाल्गी बॉडी में। ठीक है, गाल्गी बॉडी में पहुंचने के बाद एसिमेट्री ओरिजिनेट होती है। कैसे ओरिजिनेट होती है, वहां पे स्पेसिफिक टाइप, फिर वहां पे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट का रोल आ जाता है। ठीक है, मामला फिर से फ्लिप फ्लॉप पे ही आके रुकता है, तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट फिर से अपना एक्शन शुरू करता है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट के टाइम पे क्या होगा कि जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिजायर्ड लिपिड हैं, अगर आउटर फेस पे कोई और पहुंच गई है, गलती से कोई और पहुंच गई है, तो उसको आउटर फेस से इनर फेस पे भेजा जाएगा।
ठीक है। इनर फेस वाली अगर आउटर फेस में पहुंच गई है तो उसको आउटर फेस से इनर फेस पे भेजा जाएगा, ठीक है। तो वहां पे भी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। यहां पे मैंने कहा कि स्क्रैम्बलेज आते हैं, रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, अपना काम कर देते हैं, लेकिन वहां पे फ्लिपेज अपना एक्शन लेते हैं, ठीक है। वहां पे क्या होता है, वहां पे फ्लिपेज एक्शन करते हैं, मतलब एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा, फ्लिपेज आएंगे, वो क्या करेंगे, तो वो अपना एक्शन टेक करेंगे। तो फ्लिपेज क्या करते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ी देर बाद फिर से आपको बताता हूं। अब हम बताते हैं कि किस तरह से मेम्ब्रेन में एसिमेट्री आती है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने ये बात की कि जो नई फास्फोलिपिड्स बनती हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइटोसोलिक सरफेस पे बनती हैं, ठीक है। इतनी बात हम लोगों ने अभी यहाँ पे की, ठीक। उसके बाद क्या होता है, वो सारी की सारी साइटोसोलिक फेस पे डिपॉजिट हो जाती है, नंबर बढ़ जाता है, उस नंबर को रिकॉग्नाइज करते हैं स्क्रैम्बलेज और इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं फास्फोलिपिड्स को और मेम्ब्रेन की सिमेट्रिक ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इतनी बात हमने की। फिर मैंने आपसे ये भी बताया कि जो मेम्ब्रेन होती है वो एसिमेट्रिक नेचर की होती है, मतलब वहां पे जो लिपिड मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आउटर सरफेस पे कुछ और होता है, इनर सरफेस पे कुछ और होता है, ठीक। तो ये कैसे होता है इसकी बात हम लोग कहते हैं, ठीक। तो जैसे ही मेम्ब्रेन की सिंथेसिस स्टार्ट होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहां पे इवनली मेम्ब्रेन सिंथेसाइज हो जाती है, ठीक। वहां के बाद उसको भेज दिया जाता है गाल्गी बॉडी में, ठीक। तो जो एसिमेट्री की प्रोसेस होती है वो गाल्गी बॉडी में स्टार्ट होती है, ठीक। गाल्गी बॉडी में पहुंचते ही वहां पे जो एंजाइम्स प्रेजेंट, वहां पे देखा जाता है कि जो फास्फोलिपिड सिंथेसाइज हुई हैं वो अपनी डिजायर्ड लीफलेट में हैं या नहीं है, ठीक है। तो वहां पे बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिनको हम लोग फ्लिपेजेज कहते हैं। मैंने आपको फ्लिपेज के बारे में बताया, ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो फ्लिपेज क्या करते हैं, अगर गलती से कोई फास्फोलिपिड्स अपनी डिजायर्ड लीफलेट के अलावा कहीं और पहुंच गए तो उसको फ्लिप करा के उसके डिजायर्ड लीफलेट में भेज देते हैं। अब फ्लिपेज का एक्शन अगर आप याद कीजिए तो ये क्या करता है, आउटर मोनोलेयर से इनर मोनोलेयर की तरफ फास्फोलिपिड्स के मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है या मीडिएट करता है, ठीक है। तो क्या करता है, आउटर मोनोलेयर से इनर मोनोलेयर ले आता है। यहाँ पे मैंने एक गाल्गी बॉडी का की मेम्ब्रेन का एक कट बनाया हुआ है, ये न्यूली सिंथेसाइज्ड मेम्ब्रेन है जो कि गाल्गी की मेम्ब्रेन तक अब पहुंच चुकी है, ठीक है। सपोज दैट कि जो मेम्ब्रेन का कंपोजिशन होना चाहिए वहां पे जो ब्लू और ग्रीन कलर की फास्फोलिपिड्स हैं उनको साइटोसोलिक फेस की तरफ होना चाहिए और रेड और ब्लैक कलर की जो फास्फोलिपिड्स हैं उनको एक्सटीरियर स्पेस की तरफ होना चाहिए, ठीक है। जो गाल्गी मेम्ब्रेन के अंदर वाला पोर्शन है उसको हम लोग एक्सटीरियर स्पेस यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक। तो काली और लाल कलर की जो भी फास्फोलिपिड्स हैं उनको एक्सटीरियर स्पेस की तरफ होना चाहिए और जो ब्लू और ग्रीन कलर की जितने भी फास्फोलिपिड्स है, मैंने यहाँ पे कलर से आपको डिफरेंट टाइप के फास्फोलिपिड दिखाने की कोशिश किया है। तो मान लीजिए ये ब्लू वाली डिफरेंट फास्फोलिपिड है, ग्रीन वाली दूसरी, तो ब्लू और ग्रीन कैटेगरी वाली साइटोसोल की तरफ होनी चाहिए और रेड और ब्लैक वाली एक्सटीरियर स्पेस की तरफ होनी चाहिए। लेकिन गलती से स्क्रैम्बलेजर ने क्या किया है कि एक ग्रीन वाली को भी कहां भेज दिया है, एक्सटीरियर स्पेस में भेज दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लिपेज क्या करेंगे, एक्सटीरियर स्पेस से इस ग्रीन वाली को कहां भेज देंगे, साइटोसोलिक फेस की तरफ, ठीक है। अब साइटोसोलिक फेस की तरफ भेजा है। मैंने आपको बताया था कि जो फ्लिपेजेज होते हैं वो क्या करते हैं, आउटर मोनोलेयर से इनर मोनोलेयर की तरफ मेम्ब्रेन को ले आते हैं। तो अभी ध्यान से सुनिएगा, अब जब ये मेम्ब्रेन यहाँ से बड करेगी, मान लीजिए ये गाल्गी बॉडी है, ठीक है, ये गाल्गी मेम्ब्रेन है, यहाँ से अब ये मेम्ब्रेन पूरी तरह से सिंथेसाइज हो चुकी है, डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब ये यहाँ से जब पिंच होकर के निकलेंगी ये मेम्ब्रेन, ठीक है, मान लीजिए पिंच होकर निकल आई, ठीक है। तो जब ये पिंचिंग हो रही होगी तो कुछ इस तरह से ये इन्वेजिनेट करेगी, ठीक है, ये इन्वेजिनेट, तो ये एक्सटीरियर पोर्शन कहाँ चला जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा और ये पूरी पिंचिंग होकर निकल आएगी। अब ये एक्सटीरियर पोर्शन अंदर की तरफ है और ये साइटोसोलिक पोर्शन अभी साइटोसोल को फेस कर रहा है, ठीक है। जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पहुंचेगा, मान लीजिए ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक, जब ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पहुंचेगा तो ये क्या है, ये आउटर फेस है, ये साइटोसोलिक फेस है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पहुंच के जब ये फ्यूज करेगा यहाँ पे, ठीक, जब ये यहाँ पे फ्यूज करेगा तो ये जो यहाँ पे इंटरनल फेस है ये आउटर फेस की तरफ चला जाएगा। ये इंटरनल फेस क्या करेगा, जैसे ही ये मेम्ब्रेन यहाँ पे कुछ इस तरह से फ्यूज करेगी, आके कुछ इस तरह से यहाँ पे फ्यूज करेगी तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन कटेगा और ये वाला पोर्शन आके यहाँ पे फ्यूज कर जाएगा। तो ये जो एक्सटीरियर स्पेस है ये कहाँ पहुंच जाएगा, आउटर मोनोलेयर की तरफ पहुंच जाएगा और ये जो साइटोसोलिक पोर्शन है ये साइटोसोल की तरफ ही रहेगा, ठीक है। तो एसिमेट्री को मेंटेन यहीं पे कर दिया जाता है। अगर यहाँ पे गलती से कोई आ गई है तो फ्लिपेज क्या करेंगे, उसको यहाँ पे ले आएंगे साइटोसोल की तरफ, ठीक है। अगर गलती से यहाँ वाला यहाँ पहुंच जाएगा तो फ्लॉपेज होंगे, फ्लॉपेज उसको यहाँ ले आएंगे,
ठीक है। तो इसी तरह से फ्लिपेज और फ्लॉपेज का फंक्शन जो होता है वो मेम्ब्रेन की एसिमेट्री को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये पूरी की पूरी प्रोसेस कंजर्व होती है। कंजर्व इसलिए होती है कि मेम्ब्रेन का जो फंक्शन होता है वो इसी एसिमेट्री पे डिपेंड करता है। ठीक, सिर्फ लिपिड की ही एसिमेट्री की बात हम नहीं करेंगे, अगर हम बात करें प्रोटीन्स के डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करें तो प्रोटीन का भी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वहां पे भी साइडनेस होती है। एक्सटीरियर सरफेस पे जो प्रोटीन का पोर्शन होता है मैं बताऊंगा, आपको मैं बताऊंगा, जो एक्सटीरियर सरफेस की तरफ प्रोटीन का पोर्शन होता है उसका कंपोजिशन, वहां पे जो अमीनो एसिड पाए जाते हैं वहां पे जो भी वहां का कंपोजिशन होता है वो डिफरेंट होता है। जो इंटर मेम्ब्रेन में होता है, मेम्ब्रेन की तरफ होता है, जो मेम्ब्रेन को स्पैन करता है उस डोमेन में कुछ और कंपोजिशन होता है, और साइटोसोलिक सरफेस पे कुछ और कंपोजिशन होता है। ठीक है, रिसेप्टर की फंक्शनिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप सोचिए कि अगर मान लीजिए किसी सिग्नल को परसेप्ट करने वाला कोई रिसेप्टर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है, और रिसेप्टर की जो बाइंडिंग साइट है वो एक्सटर्नल सरफेस पे होनी चाहिए। ठीक है, वो हमेशा एक्सटर्नल सरफेस पे होगी तभी वो बाइंड करेगा। मान लीजिए गलती से वो जो एक्सटर्नल साइट वाली जो एक्सटर्नल पोर्शन पे बाइंडिंग साइट है वो गलती से इंटरनल सरफेस पे हो जाए तो पूरी पूरी सिग्नलिंग प्रोसेस चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि जो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी है उस रिसेप्टर में वो तो ऊपर पहुंच गई, और जो बाइंडिंग साइट थी वो तो साइटोसोल की तरफ हो गई, तो बाइंडिंग कहां से होगी? इसीलिए ये एसिमेट्री प्रोटीन के भी डिस्ट्रीब्यूशन में मेंटेन रखी जाती है। ठीक है, तो प्रोटीन के फंक्शन में भी एसिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वहां पे मेम्ब्रेन में जो मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एसिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ठीक, तो ये सारी चीजें मुझे आपको मेम्ब्रेन की एसिमेट्री के बारे में बतानी थी, मेम्ब्रेन की बायोसिंथेसिस के बारे में बतानी थी। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग मेम्ब्रेन में जो भी प्रोटीन्स पाई जाती हैं उनकी स्टडी स्टार्ट करेंगे, और बहुत जल्दी उसको हम लोग फिनिश करके मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए कीस्टोन लाइफ साइंसेस।